भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे जय हिंद जय हिंद। आज वर्ष 2025 के अंतिम दिन और वर्ष 2026 के आगमन के अवसर पर यहाँ पर गणेश जोशी जी ने जो कार्यक्रम रखा है सबके मिलन का, उसका पूरे कार्यक्रम का संयोजन करने वाले और आप सभी का एक यहाँ पर सम्मेलन हो गया जो वर्ष 2025 का सम्मेलन और 2026 के लिए नए जोश से, नए उत्साह से हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। इस सम्मेलन का आयोजन करने वाले उत्तराखंड सरकार के कृषि, कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास ऐसे विभागों के मंत्री के नाते राज्य को अपनी सेवा देने वाले माननीय मंत्री गणेश जोशी जी, लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर AK सिंह जी, ब्रिगेडियर KG बहल जी, मेजर जनरल सभी समरवाल जी, मेजर जनरल देवेश अग्निहोत्री जी, मेजर जनरल OP सोनी जी, मेजर जनरल KD सिंह जी, मेजर जनरल OP सिंह जी, मेजर जनरल आनंद रावत जी, मेजर जनरल नीरज वर्मा जी, मेजर जनरल गुलाब रावत जी, मेजर जनरल मोहन असवाल जी, मेजर जनरल MS नेगी जी, लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार जी, OP राणा साहब, GNS बिष्ट जी, ब्रिगेडियर साहब, कोठियाल जी, भंडारी जी, तिवारी जी, CDR SS राणा जी, AS राणा जी, AR बडोला जी, महेश चमोली जी, DD तिवारी जी, शमशेर जी, भीम सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, राकेश टंगवाल जी और सभी सैन्य अधिकारी, सभी हमारे सेना के थल सेना, नौसेना और वायुसेना, सभी के मुझे अधिकारी दिखाई दे रहे राणा जी ऐसे और सभी हमारे जवान, सभी देशजोड़, सभी हमारी मातृशक्ति, मीडिया के हमारे मित्र मैं और जिनका यहाँ पर आज राजेश डोभाल जी ने जो शानदार यहाँ पर पुस्तक का लेखन किया है, ऐसे श्री राजेश डोभाल जी, मैं सबसे पहले तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर एकत्र हुए, आप सभी का अपनी तरफ से बहुत आपका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि मुझे भी आज वर्ष के आखिरी दिन और नए वर्ष के शुरू होने पर अगले वर्ष की तैयारी हम सब शुरू करते हैं, उस दिन आप सबका सानिध्य मिल रहा है, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है और सच में मेरे लिए बहुत प्रेरक है। शमशेर जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आज सामूहिक रूप से हमारा जो है यहाँ पर ये वर्ष 2026 का शानदार आगाज यहाँ पर प्रारंभ हो गया। मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और सच में मेरे लिए सैनिकों के बीच में आना, सेना के किसी कार्यक्रम में जाना, फोर्स से जुड़े हुए किसी कार्यक्रम में जाना अपने आप में बहुत एक अलग प्रकार का मेरा एहसास होता है मुझे और मेरा मन करता है हमेशा कि मैं उन कार्यक्रमों में भले ही थोड़ी देर के लिए जाऊं। आज मैं बहुत व्यस्त भी था, वैसे आज काफी व्यस्तता थी और आपसे पहले भी मैं एक फोर्स के कार्यक्रम से जा रहा हूँ। आज 225 नए हमारे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऐसे उनके नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम था। आज पूरी पुलिस फोर्स आज हमारी थी यहीं पर, तो उनके कार्यक्रम को थोड़ा जल्दी कर दिया हमने। मैंने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों के बीच में जरूर जाऊंगा, मेरी गणेश जोशी जी से पहले ही बात हो रही थी। हालांकि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ मंच भी लगा होगा।
मैं सोच रहा था कि वैसे ही मिलने का कार्यक्रम होगा, लेकिन अच्छा हुआ। और आप सब लोगों से सच में बड़ी प्रेरणा मिलती है। वो इसलिए अच्छा लगता है कि मैंने अपने आप को बचपन से सेना के बीच में ही जो है मैं बड़ा हुआ, पला बड़ा, वो भी सीखने को जो भी प्रारंभिक, लेकिन बाद में जब व्यक्ति थोड़ा जीवन में आगे जाता है, कुछ सीखता है, पढ़ता है, लिखता है, आयु बढ़ती है, तो उसको बहुत सारी चीजें फिर मिलती रहती है, अनुभव होता रहता है, नवाचार होता रहता है, जीवन बदलता रहता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि पहला संस्कार माता पिता देते हैं किसी को भी, दूसरा संस्कार शिक्षक देते हैं। तो मेरे लिए तो पहला संस्कार भी और दूसरा संस्कार भी आप सब लोगों के बीच में ही मुझे मिला। और आज जो भी मैं काम कर पा रहा हूं, या कई बार मुझे लोग कहते हैं कि हमने तो आपको 12 बजे का टाइम दिया और आप 12 बजे ही पहुंच गए। तो मैंने कहा कि ये मैंने अनुशासन सेना से सीखा, अपने पूज्य पिताजी के साथ रहते रहते, किस प्रकार से प्रातः काल उठना है, किस प्रकार से शाम की परेड में जाना है, किस प्रकार से अपने काम करने हैं, किस प्रकार से घर का काम करना है, और उसमें अनुशासन कैसे बना के रखना है। ये मेरे भी जो है कार्य व्यवहार में भी आ गया, कार्य संस्कृति में भी आ गया, दिनचर्या हो गया। ये सच में मैं इसको अपने लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद सेना का मानता हूं। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि मैं एक दिन बहुत दुखी हो रहा था, बहुत ज्यादा, कि मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे। अपने जब उनका देहांत हुआ उससे 2 महीने पहले, तो मैं एक मंदिर में प्रार्थना कर रहा था उनके लिए कि भगवान इनको जो है ठीक कर दो। वहां से लौटते हुए मैं बार बार ये सोच रहा था कि पिताजी को कुछ हो जाएगा। इतने सालों का लगभग मुझे लगता है कि बचपन से जब से मुझे याद आई, तो पहले जब वो सेना में थे तो उनकी जो वेतन मिलता था उस वेतन से हमने पढ़ाई करी, हमने घर का काम देखा, और जब सेवा पूरी हो गई रिटायरमेंट के बाद तो उनकी पेंशन से ही काम चला। तो मुझे लगा कि मेरे पिताजी के देहांत के बाद ये सेना से इतना लंबा जुड़ाव मेरा कुछ ब्रेक तो नहीं हो जाएगा। मेरे मन में वैसे विचार आए। तो बहुत मैंने अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां उसमें होने लगी, लेकिन उनके देहांत के लगभग 1 साल 2-3 महीने के बाद मुझे ये जिम्मेदारी मिल गई। वो होते तो और खुश होते, आप सब लोगों के बीच में आते इस प्रकार से। लेकिन मैं जब भी अपने सैनिकों से मिलता हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों से मिलता हूँ, महारेजिमेंट के लोग एक कार्यक्रम मेरे यहाँ करते हैं, उनका जिस दिन रेजिमेंट डे का होता है, गणेश जोशी की, उसमें जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि उस दिन उन सब में मुझे अपने पिताजी दिखाई देते हैं। तो इतने सारे लोग आए। वैसे ही मैं जब सैनिकों के बीच में आता हूँ तब मुझे लगता है कि ये सब मेरे अभिभावक हैं, ये सब मेरे गार्जियन हैं, क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ। और उसी नाते जो बचपन से हमने सीखा, तो वो भाव मेरे अंदर आज भी है, और उस भाव को लेके सेवा के काम में लगे हुए आगे बढ़ गए। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमारा देश आज उस प्रकार की प्रगति कर रहा है, उस प्रकार का मान सम्मान स्वाभिमान हर एक भारतवासी का हो रहा है, जिसका पहले अभाव था। सैनिकों का मनोबल बढ़ रहा है, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है। दुनिया का कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहां आज भारत का व्यक्ति अपना परचम न लहरा रहा, क्योंकि हर एक भारतवासी के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम, एक आत्मगौरव आत्मविश्वास पैदा करने का काम, उसके अंदर एक भावना लाने का काम, ये काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कि भारतवासी अब किसी भी फील्ड में कम नहीं है, चाहे दुनिया का कोई फील्ड हो,
चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, या व्यापार का क्षेत्र हो, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार करना हो, हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। आज हम दुनिया के प्रमुख देशों में हमारी गिनती हो गई है। दुनिया की हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और आने वाले समय में बहुत जल्दी 3 ही देश की दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था रहने वाली है, अमेरिका, चाइना और भारत। रक्षा के उपकरणों के मामले में भी पहले आप सब लोग भली भांति जानते हैं, एक समय था कि छोटे छोटे अगर उपकरण सेना को आवश्यकता पड़ती थी तो हमको विदेशों पर निर्भर करना पड़ता। दुनिया के दूसरे देशों से हमको रक्षा सामग्री खरीदनी पड़ती थी, बड़ा हमारा धन भी लग जाता था, समय भी लग जाता था और दूसरे देशों पर निर्भरता भी होती थी। आज ये सब बदल गया। आज हम आयातक नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े रक्षा उपकरणों के निर्यातक देश बन गए। टॉप सूची में आज हमारा नाम आ गया है। कृषि का क्षेत्र हो, आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। सैनिकों का उत्थान तो उनकी प्राथमिकता ही है, क्योंकि होली होती है, दिवाली होती है, कोई त्योहार होता है, उनका अपना कोई प्रमुख दिन होता है, तो हमको भी पता नहीं होता है कि कल मोदी जी कहाँ होने वाले हैं। कई बार अखबारों में भी नहीं निकलता है। वो जब दिन में उनका कार्यक्रम पूरा हो जाता है तब पता लगता है कभी सियाचिन में गए हैं, कभी वो हिमाचल की किसी सेना पर है, कभी किसी लगता है नौसेना की किसी पनडुब्बी में है, या कभी लगता है किसी एयरफोर्स के किसी बड़े सेंटर पर हैं। जब 2-3 बजे आते हैं तब पता लगता है। मुझे भी एक दिन क्या हुआ कि 2023 में जिस दिन सिलकारा टनल का वो आपदा हमारे सामने खड़ी हो गई, तो लगभग शाम को 5 बजे 6 बजे एकदम से अचानक से समाचार आया कि सिलकारा टनल में इतने मजदूर यहाँ पर फंस गए, 41 लोग। और मुझे तब तक ये पता नहीं था कि ये टनल कौन सी एजेंसी बना रही है, भारत सरकार का NHAI DCL बना रहा है, कुछ जानकारी नहीं थी। फिर मैंने जानकारी दी फटाफट क्या हुआ कैसा, क्योंकि वो केंद्र सरकार की योजना में था। तो प्रधानमंत्री जी का लगभग 2-2.5 घंटे बाद फोन आया। उस दिन दीपावली थी, तब तक हमें पता ही नहीं था प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। तब उन्होंने बताया कि आज मैं इस तिब्बत सीमा पर हिमाचल के इस क्षेत्र में था, वहां से आया हूँ। ऐसे ही मैं देख रहा था पिछले वर्ष वो किसी नौसेना की उसमें थे। हर एक दिन और जब भी उनका कोई ऐसा प्रमुख काम होता है, प्रमुख त्योहार होता है, तो सैनिकों के बीच में मनाते हैं। एक संदेश है कि भारत की सेना हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश है। प्रधानमंत्री जी मन कर्म वचन से सेना को किस प्रकार का सम्मान देते हैं और आज पूरा देश उस दिशा में चल पड़ा है। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर भी, उनके मार्गदर्शन में हमारे देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, बहुत लगाव है। यहाँ से कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य का नाम न लेते। हर अवसर पर प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य का नाम लेते हैं। अभी मन की बात के कार्यक्रम में आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने शीतकालीन यात्रा शुरू कर दी। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की है और शीतकालीन यात्रा का कॉन्सेप्ट यह है कि पूरे साल भर लोगों को रोजगार मिलता रहे, पर्यटन चलता रहे, अनवरत रूप से 12 महीने पर्यटन की सुनिश्चितता सुनिश्चित रहे। इसलिए हमने शीतकालीन यात्रा शुरू की। मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि सर आपकी प्रेरणा से हम ये काम करने जा रहे हैं यहाँ पर। मैंने एक बार बताया, वो इतने तत्वज्ञानी है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। तो मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे शाबाशी दे दी, अब काम तो मुझे ही करना है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनके कार्यालय से मुझे फोन आता है कि प्रधानमंत्री जी भी आपकी शीतकालीन यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। और आपको पता होगा पिछले साल मुखवा मां गंगा का जहां मायका है वहां आए, वो पूरे दिन भर रहे और उस यात्रा
उनकी यात्रा के कारण से पूरे देश दुनिया के अंदर हमारी इस शीतकालीन यात्रा एक ब्रांड बन गई। उसका प्रचार प्रसार हो गया, हर एक व्यक्ति को पता लग गया कि शीतकाल में भी उत्तराखंड में अच्छा मौसम रहता है, अच्छी आबोहवा रहती है, आध्यात्मिकता के लिए, ऊर्जा के लिए, शांति के लिए, आगे काम करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए उत्तराखंड जाओ। और हम शीतकाल में बुला रहे हैं। इस बार भी हम उसको बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। जगह जगह विंटर कार्निवाल हो रहे हैं, कहीं पर जो है अलग अलग शीतकालीन यात्राओं के रूप में अनेक कार्यक्रम महोत्सव हो रहे हैं। मैं अभी 4 दिन पहले सांकरी में गया था, उत्तरकाशी के सांकरी में, और मुझे बताया गया कि एक दिन में यहाँ 2500-3000 लोग उस क्षेत्र में आ रहे हैं। एक भी होम स्टे ऐसा नहीं है जो खाली हो। ये शीतकालीन यात्रा भी हमारे लिए बहुत राज्य की समृद्धि का कारण बनने वाली, रोजगार का कारण बनने वाली। हमारी महिलाओं के बनाए हुए उत्पाद पूरे देश दुनिया में जा रहे हैं। मैं अभी कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में गया था, तो क्योंकि 4 सालों में मैं कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर नहीं जा पाया। गणेश जोशी जी ने भी कई बार कहा, लेकिन जा नहीं पाया। क्या हुआ कि जब मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना शुरू किया तो मेरे को एक दिन मेरी भेंट हुई जनरल बिपिन रावत साहब से। तो उनसे मैंने अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मैं सबसे पहले अपने पिताजी के रेजिमेंट में जाना चाहता हूं, उनके सेंटर में। आप मेरा कार्यक्रम वहां करवा दीजिए, आप एक कार्यक्रम मेरा लैंसीडोर में करवा दीजिए, मैं वहां सैनिकों से मिलना चाहता हूं। एक कार्यक्रम आप मेरा जो है रानीखेत में करवा दीजिए, और एक देहरादून में, और एक बनबसा में। बनबसा क्योंकि मैं बचपन से वहां जाता था, वो स्टेशन वो था ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं सबसे पहले आपका कार्यक्रम सागर महार रेजिमेंट का सेंटर है जहां, वहां करवाऊंगा और मैं साथ चलूंगा। लेकिन बीच में ऐसा दुर्भाग्य हुआ और मेरी अंतिम बात भी गणेश जोशी जी के फोन से हुई। उनके इस दुर्घटना से कुछ ही दिनों पहले रक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम था पिथौरागढ़। हम पिथौरागढ़ में थे, रक्षा मंत्री जी के आने में थोड़ा विलंब हो रहा था, तो इन्होंने फोन किया जनरल साहब को कि आप नहीं आ रहे, और फिर इन्होंने फोन मुझे दे दिया। और मुझे लगता है कि मैंने 12-14 मिनट उस दिन फोन पर उनसे बात करी, और मुझे भी नहीं पता था कि मेरी उनसे अंतिम बात हो रही है। उसके बाद मेरा सभी जगह के कार्यक्रम टल गए, क्योंकि मेरा भी मन नहीं हुआ कि जिनके साथ में जाना चाह रहा था ऐसी घटना हो गई। लेकिन फिर बाद में वो चूंकि आर्मी हेडक्वार्टर में वो नोट किया हुआ था कि नहीं मेरा कार्यक्रम लगना है, फिर उसके 1 साल के बाद मैं वहाँ भी गया। फिर लैंसडाउन तो खैर मैं दीपावली के अवसर पर भी गया, बाद में भी गया। रानीखेत का कार्यक्रम इस बार मैंने बनाया, तो मैंने देखा वहाँ की जो वीर नारियां हैं, अन्य जो वहाँ के लोग हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे कपड़े बना रहे हैं, 5,000-6,000 का अच्छा कोट मिल रहा है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत डिमांड है। मैंने भी एक खरीदा वहां से, उस दिन मैंने पहना, बड़ा गर्म भी होता है। तो बहुत शानदार काम आज महिलाएं कर रही हैं, हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है कि आज भी ऐसी पार्टियां हैं, ऐसे दल हैं, सैनिक हमारे इतने पराक्रमी हैं, उनके परिवार इतने अनुशासन से काम करते हैं, इतनी जीवटता से काम करते हैं, अपने बच्चों को पीछे छोड़ के सेना युद्ध के मैदान में जाती है, सोचती नहीं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, केवल देश पहले होता है उनके लिए। और देश की सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन दुश्मनों के आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर देती है, नेस्तनाबूद कर देती है, लेकिन कुछ लोग उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सबूत मांगते हैं, सेना से सबूत मांगते हैं। हमारा विरोध करिए, कोई बात नहीं, आप मोदी जी का भी विरोध कर रहे हैं, पार्टी का भी विरोध कर रहे हैं, वो बात समझ में आती है। लेकिन ये विरोध करते करते सेना का भी विरोध करने लगते हैं, देश का भी विरोध करने लगते हैं, दुनिया के दूसरे मंचों पर जाकर भारत की कमियां गिनाने लगते हैं। देश प्रथम होता है, दल बहुत बाद में होता है, संगठन बहुत बाद में होता है।
देश प्रथम कहते हैं, संगठन दूसरे नंबर पर, दल दूसरे नंबर पर, और व्यक्ति अंतिम स्थान पर होता है। व्यक्ति का हित सबसे अंतिम स्थान पर होता है। लेकिन यहां सब चीजें छोड़कर संगठन पहले, दल पहले, मैं पहले, देश जाए कहीं भी, इस प्रकार की भावना है। तो ये मंच नहीं है बोलने का, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे मन में वैसे विचार आ गया। मुझे तो था ही नहीं कि यहाँ पर मुझे कुछ बोलना है। मैं तो आप लोगों का आज आशीर्वाद देने के लिए, आप सबको शुभकामनाएं देने के लिए आया। तो मैं बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, और आपके बड़े अनुभव से, आपके बड़े मार्गदर्शन से हमने कुछ व्यवस्थाएं भी बनाई है। नए साल में हम उनको क्रियान्वित करेंगे कि हमने तय किया है कि हमारे सैनिकों को हर एक जो हमारी सरकार की कुछ आगे योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं में उनको स्टेक होल्डर बनाएंगे। इन योजनाओं के उनको नीतियों को बनाने में भी, कुछ हमारी कमेटियों में भी, कुछ हमने राज्य की रजत जयंती के अवसर पर कुछ निर्णय लिए हैं, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। आप सबके आशीर्वाद से वर्ष 2025 में हमको अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई। जैसे हमने 2025 में हमारा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां पर रहने वाले राज्य के सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। ये गौरव उत्तराखंड के लोगों को प्राप्त हो गया, देवभूमि के लोगों को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हमने नेशनल गेम्स का आयोजन किया इस वर्ष। हमने एसडीजी इंडेक्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देश में पहला स्थान प्राप्त किया। नीति आयोग भारत सरकार को हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा करने वाले राज्यों की सूची में, उसमें भी हमारा राज्य पहले दूसरे नंबर पर है। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस में भी हमारा राज्य बहुत अग्रणी राज्यों की सूची में है। कृषि मंत्री जी जिसके मंत्री हैं, कृषि के क्षेत्र में हम राज्य में उत्पादन बढ़ाने में पूरे देश में पहले नंबर पर हमारा नाम आया है। मत्स्य के क्षेत्र में आया है, टूरिज्म के क्षेत्र में हमारा राज्य नाम आया है। बेस्ट जो टूरिज्म का अवार्ड है वो भी हमको मिला है। मोस्ट फ्रेंडली अवार्ड मिला है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड मिला है। ऐसे अनेक उपलब्धियां हमको इस वर्ष में प्राप्त हुई। इसी वर्ष में हमने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया। पूरे देश और दुनिया के लिए एक बड़ा काम था हमारे राज्य में होना, और उसका एक शानदार अनुभव पूरे देश के लोग लेकर गए। तो ऐसे अनेक उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई। अनेक चुनौतियों का भी हमने सामना किया है, जहां हमको ये आज के दिन ये भी संकल्प लेना है कि जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं उनसे ऊर्जा लेते हुए, उनसे उत्साह लेते हुए, और जो हमारे सामने चुनौतियां हैं सबके साथ से, सबके विकास से, सबके प्रयास से, सबके आशीर्वाद से उन चुनौतियों को भी पार करेंगे और एक कदम आगे ही बढ़ाते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, बढ़ते ही जाएंगे। और वो कहते हैं रुक मत जाना, थक मत जाना, चलते जाना, बढ़ते जाना, कहते जाना भारत माँ की जय, भारत माँ की जय। ये जो हमने सीखा है तो प्रसाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आप सभी को मैं वर्ष 2026 की बहुत शुभकामनाएं, आपको भी और आपके सभी परिवारजनों को, आसपास के लोगों को, सभी मित्रों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।